नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की रैखिक अवकल समीकरण है जिसके अचर कोफिशिएंट हो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाए थे उनमें बताया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर x, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव या उसका अवकलज। डिफरेंशियल इक्वेशन तो होती है जिसमें ये तीनों इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमें लीनियर का मतलब क्या होता है कि जहां पे y और dy अपॉन dx कभी मल्टीपल में ना हो, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? लीनियर का मतलब क्या है हमारे पास कि y और उसका अवकलज कभी भी गुणनफल में ना हो, तो वो इक्वेशन कौन सी होगी? लीनियर डिफरेंशियल या रैखिक अवकल समीकरण। तो इसमें अगर हम जनरल फॉर्म देखते हैं एनवी कोटि की, एन ऑर्डर का, अगर इसका जनरल समीकरण, व्यापक समीकरण देखते हैं तो वो समीकरण क्या होती है अपने पास? डी रेज टू पावर एन वाई डी एक्स एन प्लस P1 पावर कम होती जाएगी एक एक पावर, और इस टाइप से ये ऑर्डर चलता जाएगा P1 P2 अप टू इसके पास आज इसके साथ आ जाएगा n-2y डी एक्स एन माइनस टू अप टू चलता जाएगा। लास्ट में टर्म क्या आ जाए? Pn y इज इक्वल टू क्यू। जीरो भी होता है, क्यू भी होता है। ठीक है, तो इसमें अपने पास ये तो अपने को पता है कि इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। उसके बाद P1 P2 Pn ये क्या है? अब बात करें P1 P2 Pn, ये जो टर्म है वो क्या है अपने पास? कांस्टेंट है, अचर है। क्या ये? अचर है। P1 P2 Pn ये सारे के सारे कांस्टेंट क्वांटिटी है, अचर है। क्यू है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। ये अपने पास कांस्टेंट भी हो सकता है या अचर हो सकता है, और एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। इसमें क्यू में अपने पास क्या आ सकता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट में जीरो भी आ सकता है, और एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है? जनरल फॉर्म है कि इस टाइप की फॉर्म होगी। पावर अपने पास 2 भी हो सकती है, यहाँ पे 3 पावर भी हो सकती है, कुछ भी पावर हो सकती है n की जगह। तो ये तो जनरल फॉर्म थी कि अगर n कोटि की आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लें, अवकल समीकरण लें, तो वो किस फॉर्म की होगी? ये होगा। अब अपने पास क्या आता है, जब इसको हमने सॉल्व करना होता है तो हमें क्या करना है? इसमें से dy बाई डी एक्स वाली टर्म को हम क्या करते हैं? पीछे भी करके आए हम, इसको रिमूव करते हैं। रैखिक जो अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हमने सिंपली फॉर्म में लिखना होता है कि जो डेरिवेटिव है उसको खत्म करना होता है। तो इसके लिए डेरिवेटिव को हम कैसे करते हैं? हमने पीछे मेथड भी किए थे, वो था लीनियर, ओ सॉरी, अपने पास एक ऑर्डर की थी, एक कोटि और एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब अपने पास ऑर्डर क्या आ गया? इसका nth ऑर्डर आ गया। तो इसमें हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लेते हैं कि d अपॉन, अपनी सहूलियत के लिए हम क्या ले लेते हैं? इसको d अपॉन डी एक्स को d मान लेते हैं, कैपिटल डी ले लिया। तो डी स्क्र अपॉन डी एक्स स्क्र क्या हो जाएगा? डी स्क्र हो जाएगा। इसी तरह से अप टू चलता जाएगा, और डी एक्स एन किसके इक्वल हो जाएगा? डी एन के इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये सबसे पहले क्या करना है? इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं कि डी अपॉन डी एक्स को हमने क्या ले लिया? डी। एक अच्छा सा दिखने लग जाता है। जब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? डी एन डी एक्स एन किसके इक्वल है? डी एन के इक्वल है। तो ये डी एन साथ में क्या है अपने पास? वाई है, तो इसके साथ भी वाई होगा, प्लस P1 डी एन माइनस वन बनेगा, प्लस P2 अप टू चलता जाएगा। लास्ट में क्या है? Pn और वाई है सिर्फ, और इज इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको। उसके बाद हम इसकी सहायक समीकरण निकालते हैं। सहायक समीकरण क्यों निकालते हैं? उससे क्या निकलेगा? उससे अपने पास डी की वैल्यू निकलेंगी। वहां से हम क्या निकालेंगे? इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट में निकलता है। अपने पास सॉल्यूशन होता है वो इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या जिसको पूरक फलन बोलते हैं हम,
पूरक फलन, जिसको शॉर्ट में CF लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लस क्या होता है एक PI पर्टिकुलर इंटेग्रल, जिसको हम बोलते हैं विशेष समाकल। विशेष समाकल ये अपने पास दो टर्म हम जब निकालते हैं तो अपना सॉल्यूशन आता है पूरा, पूरक फलन और विशेष समाकलन। अब बात करते हैं कि पूरक फलन क्या होता है और विशेष समाकल क्या होता है। जब हमारे पास जो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, अगर उसमें ये क्यू जीरो है, राइट साइड में जो भी टर्म है वो जीरो है, तो अपना जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, CF होगा। PI वहां से नहीं निकलेगा, PI निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर इक्वल टू जीरो है तो हम CF निकालेंगे। अगर यहाँ पे कोई x का फंक्शन है तो उसके लिए PI भी निकलेगा। तो हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे, इस पे एग्जांपल देखते हैं कि जीरो है तो उसके CF क्या होते हैं, कैसे निकालने हैं, और जीरो नहीं है तो उसमें हमें क्या मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम CF की, पर्टिकुलर इंटेग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन। पूरक फलन क्या निकालना है, जो भी अपने पास D में वैल्यू आई है, DN y प्लस P1 DN-1y प्लस P2 DN-2 अप टू चलता जाएगा, और PNy इज इक्वल टू जीरो में लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो राइट साइड हमारी हमेशा क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये साइड किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। अब हमें क्या करना है, हम इसकी सहायक समीकरण बनाते हैं। हमें क्या बनाना है, इसकी सहायक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, AE शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि इसकी सहायक समीकरण क्या होगी। हम कन्वर्ट करते हैं D को M में, तो ये हो जाएगा D की M की पावर N प्लस M की पावर N-1 अप टू चलता जाएगा और इज इक्वल टू जीरो। Y कॉमन ले लेते हैं और एक्सिलरी इक्वेशन में Y को हम नहीं लिखते। तो ये जो M में इक्वेशन आई है इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यहां से M के nth रूट निकलेंगे, अपने पास M वैल्यू आएगी, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, M1 M2 Mn तक नाम दे दिया कि M के अपने पास अगर n पावर की है तो n रूट आएंगे इसके। क्लियर है, ये nth रूट हो गई। अब हमें क्या करना है, कंडीशन देखते हैं हम। अगर सभी केस 1 में हम क्या लेते हैं कि सभी के सभी M1 M2 Mn जो अपने पास रूट आए हैं, M1 M2 और Mn अगर सारे डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं सभी, कि कोई भी सेम नहीं है, इनमें से कोई भी सभी अलग अलग हैं, तो उसके लिए CF क्या होगा, C1 कांस्टेंट होगा, e रेज टू पावर पहला रूट प्लस C2 e रेज टू पावर M2x अप टू इसी तरह से चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, CN e रेज टू पावर MNx। ये कंडीशन कब है, जब अपने पास M1 M2 Mn सारे क्या हो, डिफरेंट हो, तो अपने पास क्या होगा, ये CF बनेगा। क्लियर है। उसके बाद लेते हैं केस 2। केस सेकंड में क्या होता है, अगर M1 M2 दो इक्वल आगे, बाकी सारे डिफरेंट है, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट है। क्लियर, समझ आया कि M1 और M2 कोई भी दो रूट इक्वल आ गए हैं, कोई भी दो रूट अगर इक्वल हैं तो क्या CF बनेगा, उसके लिए CF क्या होगा अपना, उसका CF होगा जो रूट इक्वल है उनके लिए हम लिखेंगे C1 C2x, और e रेज टू पावर दोनों इक्वल हैं तो M1x भी लिख सकती हूँ, M2x भी लिख सकती हूँ। तो C1 प्लस C2x e M1x, जितने रूट हैं उतने ही कांस्टेंट यूज होते हैं। तो दो इक्वल हैं तो दो रूट इक्वल हैं तो क्या, रूट तो दो ही हैं तो कांस्टेंट तो दो ही यूज होंगे, प्लस फिर सेम प्रोसेस चलेगा जो लास्ट हमने किया था। C1 C2 ले चुके हम, C3 आएगा e रेज टू पावर M3x आएगा प्लस C4 M4x आएगा, ये चलता जाएगा, ये अपने पास लास्ट की तरह प्रोसेस चलता रहेगा। अगर तीन रूट इक्वल आ जाते हैं, M1
इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3, तीन इक्वल हैं, बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो क्या बनेगा CF, C1 प्लस C2x प्लस, पावर बढ़ाते जाना है हमें, x की पावर बढ़ाते जाना है और कांस्टेंट ऐड करते जाएंगे, e रेज टू पावर M1x, बाकी सारा जो भी रूट है उसके अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगा। समझ आ गया? अगर सारे के सारे रूट इक्वल हैं तो अगर nth रूट सारे इक्वल हैं तो क्या होगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर C4x क्यूब, पावर बढ़ती जाएंगी, सारी की सारी पावर क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ये अपने पास CF आएगा। तो दो केस किए हमने कि M1 और M2 Mn सारे डिफरेंट हैं, तो CF अपने पास ये बनेगा। अगर C1 M1 और M2 दो सेम है, बाकी सारे डिफरेंट है, तो उसके लिए CF क्या होगा, C1 प्लस C2x e रेज टू पावर M1x, बाकी सेम रहेगा एज इट इज पहले की तरह। अगर तीन सेम है तो x की कांस्टेंट ऐड होते जाएंगे और x की पावर बढ़ती जाएगी, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ज्यादा सेम है तो उसके लिए ये इस टाइप से लेंगे। क्लियर है? दो केस बने। अब बात आती है कि अपने पास कॉम्प्लेक्स रूट भी आ सकता है, इसका कोई भी इक्वेशन है उसमें क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, कि अगर वैल्यू आ जाती है अपने पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स में क्या आता है अपने पास, कॉन्जुगेट पेयर में टर्म आती है, क्या होती है, कॉन्जुगेट पेयर में आती है, कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट आ गया तो इसका CF क्या होगा, इसका CF होगा e की पावर अल्फा x इंटू C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। क्लियर है कि अगर अल्फा प्लस माइनस बीटा आ गया है तो इसके लिए अपने पास क्या होगा, रूट तो दो ही हैं, एक अल्फा प्लस बीटा है आयोटा बीटा है, दूसरा क्या है अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, तो कांस्टेंट भी दो यूज होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x C2, या इसको और क्या भी लिख सकते हैं, e की पावर अल्फा x कोस C1 e की पावर अल्फा x कोस बीटा x प्लस C2 भी लिख सकते हैं। इसके साथ कोस की जगह क्या आ सकता है, साइन भी आ सकता है। क्लियर है? ये तो था जब कॉम्प्लेक्स रूट हो उसके लिए। अगर कॉम्प्लेक्स रूट है और वो इक्वल है, कि पेयर में चार आ गए अपने पास, दो पेयर सेम आ गए, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए अपने CF क्या बनेगा वो देखते हैं। CF बनेगा उसमें C1 प्लस C2x, दो रूट के लिए हम क्या लेते हैं, C1 प्लस C2x लेते हैं, e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस C3 प्लस C4x और e की पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा x। ये सेम प्रोसेस हमने रियल रूट वाला लगाया है यहाँ पे, कि दो रूट सेम है, दो अल्फा प्लस प्लस वाले दो हैं, माइनस माइनस वाले भी दो हैं, तो हमने फर्स्ट पे ये लगा दिया, सेकंड पे जब अल्फा आयोटा बीटा होता है तो इसको हम क्या लिख सकते, कोस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, e की पावर अल्फा x C1 प्लस C2x, साथ में क्या आ जाएगा कोस बीटा x, और इनके लिए क्या ले लेंगे C3 प्लस C4x और क्या आ जाएगा साइन बीटा x। ये अपने पास क्या आ गया, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, जब अल्फा प्लस माइनस बीटा के लिए अपने पास क्या हो, दो पेयर हो, यानी कि इक्वल रूट हो। तो क्लियर है? तो ये CF निकालना कि क्या CF आएगा अपना, अगर m की वैल्यू डिफरेंट है, सेम है या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्वेश्चन लिया हमने d1 प्लस d2 d माइनस 1 रेज टू पावर 3y इज इक्वल टू 0। जब हम इसकी सहायक समीकरण बनाएंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या बनेंगे, d को m में चेंज करेंगे, m प्लस 2 m माइनस 1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। दोनों प्रोडक्ट 0 हैं तो m की वैल्यू आ जाएंगे अपने पास, m की वैल्यू एक तो -2 आ गई, m की वैल्यू यहां से कितनी आएंगी, 3 आएंगी, बट पावर 3 है तो तीनों क्या आएंगी
सेम आएंगे। m माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 1, तो 1 1 1 3, क्योंकि पावर 3 है, तो 3 वैल्यू सेम आ गई, -2 आ गया। CF लिखेंगे, इसके लिए क्या आएगा, अगर अपने पास डिफरेंट वैल्यू है तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, C1 e रेज टू पावर -2x आ गया, प्लस C1 कॉन्स्टेंट आ गया, C2 तीन वैल्यू इक्वल है, C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वेयर और e की पावर x, 1x है तो 1x, तो तीन सेम थे तो हमने तीन कांस्टेंट लिए, C2 C3 C4, इसके साथ x की पावर बढ़ती जाएगी हर बार जितने भी सेम होंगे, तो ये अपना क्या आ गया, CF आ गया। क्लियर है, समझ आ गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं, अगर अपने पास क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स में रूट आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो क्या एग्जांपल है अपने पास, a डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। जब इसकी साइड पहले तो इसको d की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, a डी स्क्वेयर प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसकी सहायक समीकरण लिखनी है, तो सहायक समीकरण क्या बनेगी, ए ई जब बनाएंगे इसका तो क्या बनेगी, d की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, m, तो a m स्क्वेयर प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब जब हम m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या आएंगी, a m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी आएगी, m स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए, तो m की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट करेंगे तो माइनस का तो प्लस माइनस आयटा आ जाएगा और रूट क्या आ जाएगा, b अपॉन ए, तो अपने पास ये वैल्यू m की आ गई। इसको कंपेयर करें अल्फा प्लस आयटा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू तो क्या अपने पास 0 है और बीटा क्या है, बीटा है b अपॉन ए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई 0 और रूट b अपॉन ए। इसका CF क्या होता है, CF लिखेंगे, तो CF हमने अभी किया था कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म है तो अपने पास देखो कंपेयर करते हैं, सबसे पहले इसको अल्फा प्लस आयोटा बीटा से, तो क्या वैल्यू आई अपने पास, अल्फा इज इक्वल टू तो आया 0 और बीटा की वैल्यू क्या आई है, रूट b अपॉन ए। अपने पास CF क्या होता है, एक बार CF दोबारा से लिखती हूं मैं, क्या आता है, e की पावर अल्फा x, अल्फा क्या है, एक बार डायरेक्ट फार्मूला लिखती हूँ, e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये होता है। अब अल्फा तो 0 है तो e की पावर अल्फा x 0x लिखने का मतलब 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम ना भी लिखें तो भी चलेगा। C1 कोस बीटा x, बीटा क्या अपने पास रूट b अपॉन ए एक्स प्लस C2 क्या है, C2 बीटा फिर वापस क्या है b अपॉन ए एक्स, तो ये अपने पास क्या आ गया, CF आ गया, जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट हो तो क्लियर है, समझ आ गया होगा। अभी तक हमने CF निकाला है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका PI कैसे निकालना है, हर फंक्शन के लिए अलग अलग PI कैसे निकलेंगे वो करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।